कंस्ट्रक्टेड ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास और हाफ लाइफ जो पूछा जा रहा है मिनट में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस ग्राफ पे हम देखते हैं तो पहला जो फीचर इस ग्राफ का ये है कि 100 सेकंड बाद जो कंसंट्रेशन में ड्रॉप आया हुआ है वो 0.05 का है। फिर 100 सेकंड बाद 100 से जब दूसरा सेकंड होता है फिर से जो कंसंट्रेशन का जो ड्रॉप आया है एबी का मोलारिटी में दिया हुआ है सेम है 0.05। तो हमें पता है कि सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम कंसंट्रेशन की कमी आती है इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटीग्रेटेड रेट आता है ड्रॉप आया है एबी का मोलारिटी में दिया हुआ है सेम है 0.05। तो हमें पता है कि सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम कंसंट्रेशन की कमी आती है इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ग्राफ पे हम देखते हैं तो पहला जो फीचर इस ग्राफ का ये है कि 100 सेकंड बाद जो कंसंट्रेशन में ड्रॉप आया हुआ है वो 0.05 का है। फिर 100 सेकंड बाद 100 से जब दूसरा सेकंड होता है फिर से जो कंसंट्रेशन का जो ड्रॉप आया है एबी का मोलारिटी में दिया हुआ है सेम है 0.05। तो हमें पता है कि सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम कंसंट्रेशन की कमी आती है इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटीग्रेटेड रेट आता है वो क्या आता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू केटी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं 0 और 100 को देखूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 0.6 माइनस 0.55 इज इक्वल टू के इनटू टाइम टाइम क्या है 100 सेकंड। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास तो क्या निकल जा रहा है 0.05 डिवाइड बाय 100 और ये 1 सेकंड आएगा और साथ ही ऊपर जो है ये मोलारिटी है तो इसका यूनिट करना है मोलारिटी। तो अब ये एक का यूनिट हो गया और उसका डेटा हो गया एक हमसे पूछा गया हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बाय 2 के। तो अब ए नॉट की वैल्यू का मैं 0.6 डिवाइड बाय 2 इनटू 0.05 और 100 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब ये जो हाफ लाइफ है ये सेकंड में आएगा इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इनटू 0.05 डिवाइड बाय 60। तो ये आंसर मिनट में आएगा ये सॉल्व करने पे 10 मिनट आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया 10। अगला सवाल है हाफ लाइफ ऑफ जिंक 65 इज 245 डेज आफ्टर एक्स। अगला सवाल है हाफ लाइफ ऑफ जिंक 65 इज 245 डेज आफ्टर एक्स डेज 75% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन द वैल्यू ऑफ एक्स इन डेज नियरेस्ट डिजिट बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर लॉग की वैल्यू दे रखी है तो लॉग की प्रिसाइज वैल्यू यूज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर डेसिमल या एप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो एक एक डिजिट जो आंसर हमारा शिफ्ट होता है और उससे आंसर बदल सकता है। तो हाफ लाइफ दिया हुआ है 245 डेज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिके है रेडियो एक्टिविटी होता है और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसलिए जब मैं लिखता हूं जिंक इसका रेडियो एक्टिविटी होगा तो इसी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं इसका मानता हूं ए नॉट है। लिखा है एक्स डेज के बाद 75% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन इसका मतलब एक्स दिनों के बाद यहाँ पर जो कंसंट्रेशन बचेगा होगा 3 ए नॉट बाय 4 75% बचना चाहिए। तो एक्स वैल्यू पूछ ली है तो हमें पता है फर्स्ट लॉ के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है ln ए नॉट अपॉन इन एटी और एटी यहाँ पर रैंडम टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो 3 ए नॉट बाय 4 है दैट इज इक्वल टू के इनटू टी टी यहाँ पर एक्स है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाय के दैट इज इक्वल टू 245 डेज। तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू आ रही है ln 2 डिवाइड बाय 245। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं वैल्यू को तो यार ln 4 बाय 3 इक्वल्स टू ln 2 बाय 245 इनटू x। हम लॉग की वैल्यू दी हुई है तो ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो चीज है 2.303 का फैक्टर दोनों तरफ आएगा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो यार log 4 माइनस log 3 इज इक्वल टू log 2 इनटू x डिवाइड बाय 245। इससे x को सॉल्व कर लेंगे x वैल्यू क्या आएगी log 4 की वैल्यू देखा 0.4771 माइनस 0. log 4 की वैल्यू जो होगी log 2 इनटू log 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा तो आएगा 0.602 माइनस 0.4771 इनटू 245 डिवाइड बाय यहाँ पर जो वैल्यू है log 2 की वैल्यू 0.301। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है इसकी वैल्यू आती है वो आ रही है 101.66 तो जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 102 हो जाएगा। अगला सवाल जो है ए से डी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकरिंग इन 3 स्टेप्स और ये तीनों स्टेप एलिमेंट्री है दिया हुआ है। पहला ए से डी जा रहे हैं तो जो एंथैल्पी है पहले स्टेप के लिए पॉजिटिव है तो हमें देखना है कि किसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन-कौन सा जो स्टेप है वो पॉजिटिव है पहला स्टेप। तो हमें दिख रहा है कि इसका आंसर फोर्थ तो नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में डिप ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक हो गया और यहाँ पर जो पहला स्टेप है एंडोथर्मिक है मैं लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक। तो ये नहीं होगा आपके पास फर्स्ट स्टेप में बाकी सब एंडोथर्मिक है जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के लेवल से उसका एनर्जी ऊपर है तीन ऑप्शन 1 2 और 3 में। फिर बी से सी की बात की जाए तो वो एक्सोथर्मिक के वाला स्टेप और क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा तो सेकंड वाला एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्टेप हमारे पास दिख रहा है कि ये ऊपर रह जा रहा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में और जो आखिरी स्टेप है सी से डी वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है वो भी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है तो हमें पता है सी से डी जा रहे हैं तो सी से डी जाएंगे तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया है इस वाले केस में ये जो कर्व है इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। इसमें थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी नीचे है इसका आंसर हो गया थर्ड। अगला सवाल पूछा गया है ये आहिनी इक्वेशन के बेस है तो ए से बी के1 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है सी से डी के2 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी टू डी रिएक्शन E2 E A2 इज 1/5 ऑफ रिएक्शन AB। तो अब हमें देखना है कि E A2 कैसे निकलेगा। तो पहले रिएक्शन के लिए दिया हुआ है तो ये जो K1 का रिलेशन है इससे हम EA1 निकालेंगे तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है ये रिलेशन है log जो log K है दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय R और क्योंकि वो ln log में कन्वर्ट है तो 2.30 खत्म आएगा इनटू 1/t। अब देखें यहाँ पर जो t है इसके जगह पे जो उसका कोएफिशिएंट है 1.5 × 10⁴ ये वैल्यू ये लिखी हुई है तो इसको इक्वेट करेंगे उसके बाद तो E निकलेगा तो लिखते हैं दैट इज EA बाय 2.303 इनटू 8.314 आज वैल्यू जो मिल गया दैट इज इक्वल टू 1.5 इनटू 10⁴ इससे ये की वैल्यू निकलेगी इनफैक्ट EA1 की वैल्यू निकलेगी EA1 लिख रहा हूं मैं क्योंकि मार्क कर दिया गया है रिएक्शन को तो EA1 जो है वो निकल के आ रहा है 1.5 इनटू 10⁴ इनटू 2.303 इनटू 8.314 ये EA1 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो EA2 है उसकी वैल्यू बतानी है और EA2 जो है 1/5 है इसका EA1 का तो अगर मैं लिखूं कि EA2 क्या होगा दैट इज EA1 मैं पहले लिखा था डिवाइड बाय 5। अब ये जो आंसर है जूल में आने वाला है क्योंकि मैंने आठ वैल्यू जूल में ली है किलो जूल पर मोल में आंसर देना है तो हमें जानना पड़ेगा हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब इसको सॉल्व करते हैं
तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 57.441 और इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा 54। ये 54 57 होगा, 57 का यहाँ 57 44 है, तो नियरेस्ट 57 हो गया 54। ये 54 57 होगा, 57 का यहाँ 57.44 है, तो नियरेस्ट 57 हो गया। अगला क्वेश्चन है ए से प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, 3 एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, रन 1 रन 2 रन 3 और तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेट, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें क्लियरली दिखा है कि जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एग्जिबिट कर रहा है कंसंट्रेशन से। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट बदलेगा। तो पहले जो रन पहला रन है उसमें 100 में लिए हैं, मोलैरिटी 10 है, तो कंसंट्रेशन तो 10 फिक्स हो गया। रन 2 में कंसंट्रेशन 10 ही है, वॉल्यूम ज्यादा, तो पहले जो रन पहला रन है उसमें 100 में लिए हैं, मोलैरिटी 10 है, तो कंसंट्रेशन तो 10 फिक्स हो गया। रन 2 में कंसंट्रेशन 10 ही है, अगर हमें रेट लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। हमें क्लियरली दिखा है कि जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एग्जिबिट कर रहा है कंसंट्रेशन से। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट बदलेगा। तो पहले जो रन पहला रन है उसमें 100 में लिए हैं, मोलैरिटी 10 है, तो कंसंट्रेशन तो 10 फिक्स हो गया। रन 2 में कंसंट्रेशन 10 ही है, वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन मैटर कर रहा है। तो यहाँ पर भी 10 मोलर है, इसका मतलब रन 1 और रन 2 का जो रेट होगा वो तो सेम आने वाला है। तो हमें पता है कि आंसर 1 और 2 में से पूछा, यहाँ पर 1 और 2 रन रन 1 रन 2 बराबर है, यहाँ पर भी रन 1 रन 2 बराबर है। फिर रन 3 में हमने 10 एम तो लिया है, लेकिन बाद में पानी मिला दिया है, हमें पता है कि पानी ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, कंसंट्रेशन घटेगा, तो रन 3 का जो रेट होगा वो इन दोनों से कम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड। अगला सवाल डिकम्पोजिशन ऑफ ए इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पानी मिला दिया है, हमें पता है कि पानी ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, कंसंट्रेशन घटेगा, तो रन 3 का जो रेट होगा वो इन दोनों से कम होगा, तो क्या होगा सेकंड। तो रेट बदलेगा, तो पहले तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें क्लियरली दिखा है कि जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एग्जिबिट कर रहा है कंसंट्रेशन से। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट बदलेगा। तो पहले जो रन पहला रन है उसमें 100 में लिए हैं, मोलैरिटी 10 है, तो कंसंट्रेशन तो 10 फिक्स हो गया। रन 2 में कंसंट्रेशन 10 ही है, वॉल्यूम ज्यादा लिए उससे कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन मैटर कर रहा है। तो यहाँ पर भी 10 मोलर है, इसका मतलब रन 1 और रन 2 का जो रेट होगा वो तो सेम आने वाला है। तो हमें पता है कि आंसर 1 और 2 में से पूछा, यहाँ पर 1 और 2 का रन 1 रन 2 बराबर है, यहाँ पर भी रन 1 रन 2 रन 3 का जो रेट होगा वो इन दोनों से कम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एग्जिबिट करेंगे तो मोस्ट क्लियर मैं प्रेशर लिखता हूँ। कंटेनर है 1 लीटर का और जो एक रिएक्शन दिया हुआ रिएक्शन दी हुई है, ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस और सी गैस में। उसके बाद इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कंटेनर है 1 लीटर का और जो ए का प्रेशर 1 बार है। हमें पता है मोल्स और प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एग्जिबिट करेंगे तो मोस्ट क्लियर मैं प्रेशर लिखता हूँ, यहाँ पर प्रेशर 1 बार इज अलाउड टू डिकम्पोज एट टी केल्विन आफ्टर 100 मिनट्स, द टोटल प्रेशर वाज 1.5 बार। हमें पता है कि अगर ये टी इक्वल टू 0 पे कंडीशन है तो टी इक्वल टू 100 पे क्या हुआ होगा, ये 1 में से 0.5 रिएक्ट किया होगा, 0.5 बचेगा और ये 0.5 बना होगा, ये भी 0.5 बना होगा और जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें दिख रहा है 1.5 टोटल प्रेशर आ रहा है। तो रेट कांस्टेंट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इस पे हम फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। यहाँ पे एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर 1 डिवाइड बाय जो एट टाइम टी है वो है 0.5 इज इक्वल टू के, वैल्यू निकालनी इनटू टाइम टी, टी 100 मिनट्स दिया हुआ है 100, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है, लिखा एल एन 2, तो ये 0.693 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू के, तो इसके टोटल प्रेशर आ रहा है। तो रेट कांस्टेंट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इस पे हम फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। यहाँ पे एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर 1 डिवाइड बाय जो एट टाइम टी है वो है 0.5 इज इक्वल टू के, वैल्यू निकालनी इनटू टाइम टी, टी 100 मिनट्स दिया हुआ है 100, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है, लिखा एल एन 2, तो ये 0.693 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू के, तो इसकी वैल्यू अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6.9 इंटू 10 to the power -3 मिनट रिवर्स। इसका आंसर क्या हो गया सेकंड ऑप्शन।
अगला सवाल है, an organic compound undergoes first order decomposition, the time taken for decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are given, और उन दोनों का रेशियो बताना है और उसको 10 से गुणा करना है। तो चलिए, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है वो डिकम्पोज कर रहा होगा, तो अगर उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, स्मॉल ए है, तो टी 1/8 पे वो क्या बता रहा है कि भाई टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8, मतलब 1/8 हो गया, तो ये बेसिकली 8/8 हो जाएगा, और टी 1/10, तो जो इनिशियल था उसका 1/10 हो गया, तो ए बाई 10 समय बताना है। तो इंडिविजुअली इस पे लगाएंगे फॉर्मूला और फिर इन दोनों पे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ln a बाई ए बाई 8 विल बी इक्वल टू के इंटू टी 1/8, और फिर ln a बाई 10 इज इक्वल टू के इंटू टी 1/10, दोनों का रेशियो ले लिया। तो रेशियो लेके क्या आएगा, यार ln 8 डिवाइड बाई ln 10 दैट इज इक्वल टू टी 1/8 अपॉन टी 1/10, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ln जो है उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे ऊपर नीचे, तो 2.30 का फैक्टर कैंसिल होगा, तो ये ln log 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 3 और log 10 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू है इतनी आ रही है, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो अगला सवाल है, पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल, तो जो पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए है वो सेम है, लेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन बाय 20 किलो जूल पर मोल, तो पहले वाले की जो पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 20 ज्यादा है। इफ K1 and K2 आर रिलेटेड कांस्टेंट देन ln K2 बाय K1 का हमें बताना है वैल्यू क्या होगा। तो पहला रिएक्शन जो है उसके लिए मैं लिखता हूं, तो पहले रिएक्शन की रेट कांस्टेंट क्या होगा, a into e की पावर माइनस ea बाय rt, और मैं दूसरे के लिए लिखता हूं, दूसरे रिएक्शन के लिए K2 is equal to a into e की पावर माइनस ea बाय rt। तो यहां पर देखें बोला पहले रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे वाले से 20 ज्यादा है, तो इसको लिखूंगा ea plus 20, ठीक है, ब्रैकेट में लगा दिया इसको। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये ln K2 अपॉन K1 क्या आएगा भाई, यार a तो कैंसिल होना है, तो ये आएगा ln e की पावर माइनस ea, और ये जो है हमारे पास मैं लिख रहा हूं ea बाय rt अपॉन e माइनस ea प्लस 20 बाय rt, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो अब देखिए आ रहा है ln e रेज़ टू पावर माइनस ea बाय rt, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ea बाय rt, और ये हो गया हमारे पास प्लस 20 बाय rt, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ln e रेज़ टू पावर 20 बाय rt, और ln का बेस e है, तो इसकी जो वैल्यू है 20 बाय rt हो गया, 20 बाय rt इज इक्वल टू 20 अपॉन r 8.314 इनटू टेंपरेचर, टेंपरेचर दिया है 300, यहाँ पर r की वैल्यू हमने जूल में रखा है, और ये जो यूनिट है किलो जूल में है, इसे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू है क्लोज टू 8 आता है। तो हमारे पास आंसर हो गया 8। अगला सवाल है, टेंपरेचर एट व्हिच ग्रेड कांस्टेंट ऑफ द गिवन बिलो टू गैसेस रिएक्शन, यहाँ पर r की वैल्यू हमने जूल में रखा है, और ये जो यूनिट है किलो जूल में है, इसे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू है क्लोज टू 8 आता है। तो हमारे पास आंसर हो गया 8। अगला सवाल है, टेंपरेचर एट व्हिच ग्रेड कांस्टेंट ऑफ द गिवन बिलो टू गैसेस रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तो दो रिएक्शन दी हुई है और वो टेंपरेचर पूछा गया है जब रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे, तो दोनों रेट कांस्टेंट को बराबर कर देते हैं। तो जब मैं K1 और K2 पे इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा 10⁻6 इनटू e रेज़ टू पावर माइनस 3 कितना दे रहा है 4 डिवाइड बाय t इज इक्वल टू 10⁻4 e रेज़ टू पावर माइनस 24000 अपॉन t, तो ये जो है बचेगा 100 10⁻2, तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये क्या आएगा ln 100, फिर ये आएगा माइनस 300 बाई टी इज इक्वल टू माइनस 2400 बाई टी, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या है ln 100 लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.606 इज इक्वल टू 6000 बाई टी, और टी जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो आती है 1302.6, और इसका नियरेस्ट सेंटर का बताना है, इसका आंसर पड़ेगा 1303। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटेंसिव है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, तभी उसका नियरेस्ट सेंटर बता सकते हैं। अगला सवाल है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 3, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटेंसिव है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, तभी उसका नियरेस्ट सेंटर बता सकते हैं, पड़ेगा 1303। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटेंसिव है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1302.6, और इसका नियरेस्ट सेंटर का बताना है, इसका आंसर पड़ेगा 1303। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटेंसिव है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, तभी उसका नियरेस्ट सेंटर बता सकते हैं। अगला सवाल है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोअर बाय 10 किलो जूल पर मोल, तो लॉग पूछा गया है के कैटलाइज अपॉन के अनकैटलाइज्ड, तो चलिए ये तो पता है कि कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, उसी पे बेस इक्वेशन है, तो मैं लिखता हूं के कैटलाइज्ड, के कैटलाइज्ड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो हमें पता है कि कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, उसी पे बेस इक्वेशन है, तो मैं लिख रहा हूं के कैटलाइज्ड, के कैटलाइज्ड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a इनटू e रेज़ टू पावर माइनस ea, और ea में 10 का डिक्रीमेंट है माइनस अपॉन rt, और जो के अनकैटलाइज्ड है, अनकैटलाइज्ड वो क्या होगा, a इनटू e रेज़ टू पावर माइनस ea बाय rt, इन दोनों का रेशियो लेके लॉग लेना है अपने को, तो देखिए लॉग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाना है, तो ये क्या आ रहा है e रेज़ टू पावर, ऐसा करते हैं पहले रेशियो निकालते हैं, लॉग बाद में लेंगे, तो ये जो है ये आ रहा है e रेज़ टू पावर माइनस ea बाय rt, e रेज़ टू पावर माइनस, इसका लॉग लेना है अपने को, तो अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो लॉग e रेज़ टू पावर 10 बाय rt, ये क्या आएगा 10 अपॉन rt, और लॉग को एल में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2.303, और एल क्या होगा 1, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके इसका लॉग लेना है अपने को, तो अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो लॉग e रेज़ टू पावर 10 बाय rt, ये क्या आएगा 10 अपॉन rt, और लॉग को एल में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2.303, और एल क्या होगा 1,
इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के पहले यूनिट्स का ध्यान रखना है कि ये जो किलो जूल में दिया था और आर की वैल्यू हम जूल में रखेंगे तो यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.74 के करीब आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रख देंगे 300 केल्विन में रखना है अपने को। अगला जो सवाल है वो ग्राफ बेस्ड है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कांटेक्ट से आते रहते हैं। इस वाले पेपर जो पूरे शिफ्ट हैं उसमें 3 सवाल हैं ग्राफ के। कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन दिया हुआ है और बताना है कि ये रिएक्शन जो हो रही है ए इज माइनस एनबी, इसमें एन की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। हमें सबसे पहले ये पता है कि भाई ये जो ऊपर वाली जो ग्राफ है ऊपर से नीचे आ रहा है ये किसका होगा, ये रिएक्टेंट का होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। उसके बाद जो ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है ये किसका होगा, तो ये भाई प्रोडक्ट का होगा। ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इनिशियली 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं ए इज गिविंग अस एनबी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल 10 मिनट। तो 10 मिनट हमें देखना है इस वाले समय के अंतराल को और बताना है एन की वैल्यू क्या होगी। हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट जो है पहले इक्वल टू 0 पे 0.05 का, मैं लिख रहा हूं 0.05 इक्वल टू 0 पे। फिर जब t 10 हो गया 10 मिनट के बाद तो हमें लिखा है ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.04 वाला क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं 0.04 कैसे होगा, 0.04 होगा 0.01 रिएक्ट करेगा। मैं लिखता हूं ब्रेक करके माइनस 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.04 और 0.01 रिएक्ट करा है अगर तो जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट बाद कितना है तो 0.03 है। इसका मतलब ये 0.01 इनटू n n टाइम्स है वो किस बराबर 0.03। तो मैं लिख रहा है n की वैल्यू क्या है यहां से 3। इसका आंसर हो गया 3। बहुत ही बेसिक। इसका मतलब ये 0.01 इनटू n n टाइम्स है ना ये वो किस बराबर 0.03। तो मैं लिख रहा है n की वैल्यू क्या है यहां से 3। इसका आंसर हो गया 3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ग्राफ दिखाना चाहिए उसमें। अगला सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इस साल जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है सबसे पहले हमें देखना है करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट फैक्टर e रेज़ टू माइनस e बाय आरटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन e। ये लेस नहीं ग्रेटर होता है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है और ये हम लोग पढ़ते भी हैं। एट अ गिवन टेंपरेचर लोअर द e फास्टर इज द रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी में कम होगा तो सेम टेंपरेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहला फॉल्स था। इंक्रीज इन टेंपरेचर बाय अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात भी सही है। ये टेंपरेचर कोफिशिएंट बढ़ाते हैं उसमें 10 डिग्री जब बढ़ाया जाता है टेंपरेचर तो 2 से 3 के बीच में रेट बढ़ जाता है, तो ये भी ट्रू है। प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस। ये स्लोप तो सही लिखी हुई है लेकिन उसके सही लिखिए जब यहाँ पर ln k होता। अगर log है तो यहाँ पर डिवीजन में 2.303 आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी, चौथा ऑप्शन। स्लोप तो सही लिखी हुई है लेकिन उसके सही लिखिए जब यहाँ पर ln k होता। अगर log है तो यहाँ पर डिवीजन में 2.303 आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी, चौथा ऑप्शन। तो पूरे काइनेटिक्स में सबसे जो मुश्किल सवाल था सारे शिफ्ट मिला के वो यही है। ए से बी फर्स्ट रिएक्शन, सी से डी सेकंड रिएक्शन, कंसीडर द अबव टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर अंडरलाइन किया आपने इसको। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल ऑफ द सेम एट 300 केल्विन। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली बता रहा है कि पहले रिएक्शन के लिए टेंपरेचर पर रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको पता है टेंपरेचर डिपेंडेंस की फॉर्मूला क्या है। तो मैं लिखता हूं ln k1 पहले रिएक्शन के लिए 500 डिवाइड बाय k1 300, इसका रेशियो दिया है 2 2 गुना है इज इक्वल टू E A1 पहले रिएक्शन के लिए E1 अपॉन R अपॉन 1 बाय T1। T1 क्या है 300 माइनस 1 बाय T2। तो इससे E1 निकलेगा। तो ये E1 निकल के आएगा। E A1 की वैल्यू आएगी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 2 ना होगा ना। तो ln2 इनटू इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 1500 डिवाइड बाय r इनटू 2। ये हमारे पास हो गया ये 1 की वैल्यू। उसके बाद लिखा है एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर। और ये पहले वाले रिएक्शन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें पता है पहले वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं हाफ लाइफ लिखूं तो क्या आएगा ln2 बाय k1 इस पे 500 पे दैट इज इक्वल टू 2 आवर। इससे जो है हम k1 जो है 500 केल्विन पे वो निकालेंगे बाय 2 अपॉन ln2। ये उल्टा होगा ln2 बाय 2 होगा। ठीक है ln2 बाय 2 लिख दिया इसको। अब यहाँ पर उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड रिएक्शन इज हाफ दैट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। तो मैं इसे ये लिख देता हूं कि जो E A2 है दूसरे रिएक्शन के जो एक्टिवेशन होगा वो क्या होगा E A1 बाय 2। तो इसको हम देखें तो क्या आएगा ln2 इनटू 1500 डिवाइड बाय r इनटू 4। इसको दूसरी बात करते हैं। ठीक है ये इन्फॉर्मेशन को हम ध्यान रखेंगे।
उसके बाद लिखा हुआ है इफ द रेट constant at 500 Kelvin for this of the second reaction becomes double of the rate constant of first reaction at the same temperature। तो जो K2 जो सेकंड रिएक्शन है, ये फर्स्ट है सेकंड रिएक्शन है, तो ये कह रहा है कि भाई जो K2 है 500 केल्विन पे वो पहले वाले का जो रेट कांस्टेंट है उसका दोगुना है, तो क्या हो गया ln 2 2 से गुना करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ऑफ द देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन 300 केल्विन, तो 2 2 से गुना करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है पे वो पहले वाले का जो रेट कांस्टेंट है उसका दोगुना है, तो क्या हो गया ln 2 2 से गुना करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ऑफ द देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे सेकंड रिएक्शन के लिए बताना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए इसमें अब मैं सेकंड रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं टेंपरेचर डिपेंडेंस। तो अब सेकंड रिएक्शन के लिए मैं टेंपरेचर डिपेंडेंस लिखूंगा, तो यही इक्वेशन लिखवा लेना है। मैं लिखूंगा ln K2 500 डिवाइड बाय K2 300 इज इक्वल टू EA2 बाय R इनटू 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 500। तो इसको अपन x मान लेते हैं, जो निकालना है अपन x मान लेते हैं। तो क्या है ln, ये आ रहा है ln2 डिवाइड बाय x, EA2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो आ रहा है ln2 इनटू 1500 डिवाइड बाय R इनटू 4 अपॉन यहाँ पे एक हो गया कि जो R है मल्टीप्लाई होगा तो ये R ऊपर जाएगा इनटू R होगा, ये इनटू R होगा, तो ये R कैंसिल होगा इनटू R, और ये R ये वाला है इनटू 2 बाय 1500, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है, ये निकल के आ रहा है क्या, और ये R ये वाला है इनटू 2 बाय 1500, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है, ये निकल के आ रहा है क्या, ये निकल के आ रहा है ln 2 बाय x इज इक्वल टू ln 2 बाय 2। अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टेंस होता है, इसमें x डालना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो देखते हैं दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लेते हैं इसका, e रेज़ टू पावर चाहते हैं, तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है, डिफरेंट कैसे करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर ln 2 बाय x, और ये लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ln 2, और ये बेसिकली 1 बाय 2 लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि e, और ये लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू, डिफरेंट कैसे करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर ln 2 बाय x, और ये लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ln 2, और ये बेसिकली 1 बाय 2 लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि e और यहाँ पर जो बेस है सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई ln 2 बाय x, और ये जो पावर है हाफ, ये 2 रेज़ टू पावर हाफ होगा तो रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो गया रूट 2। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ln 2 बाय रूट 2, और जब हम इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.49, और 0.49 को 10 पावर माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो जब इसको लिखा जाएगा तो ये क्या आएगा 4.9 आएगा, 4.9, और नियरेस्ट इंटीग्रल लिखना है तो आंसर हो जाएगा 5। तो ये काइनेटिक्स में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे सर, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा।